नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी। हिंदुस्तान की धरती पर देवी दुर्गा का एक ऐसा दरबार है जिसके बारे में मान्यता है कि वो सिद्ध धाम राक्षस के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जहां मां साकार स्वरूप में तो विराजमान नहीं है, लेकिन मां की शक्ति का अनुभव यहाँ पर पूजित मां के यंत्र में होता है। उस दरबार में जगत जननी मां जगदम्बा अंबा नाम से विराजमान है। मां का वो दरबार सिद्ध स्थान ही नहीं बल्कि शक्तिपीठ भी है। इस दरबार में मां का साकार स्वरूप नहीं दिखता, यानी कि देवी के इस मंदिर में गर्भगृह में मां की न तो किसी प्रतिमा की पूजा होती है, न ही मां का कोई विग्रह प्राण प्रतिष्ठित है, और न ही यहाँ मां के पिंडी स्वरूप को पूजा जाता है। यहाँ मां के निराकार स्वरूप के पूजन का विधान है। सदियों से यहाँ आने वाले भक्तों की मान्यता है कि मां यहाँ आने वाले हर श्रद्धालु को अपने बच्चे की तरह अपने में अंगीकार करती है, उसके दुख दर्द सुनती हैं, मन्नतों की अर्जियां देखती हैं और असीम शांति के साथ साथ सुख समृद्धि का वरदान देती हैं। मां का ये दरबार बसा है गुजरात और राजस्थान की सीमा पर बनासकांठा जिले में, जिसे देवी मां के भक्त कहते हैं अंबा देवी का दरबार। सफेद संगमरमर से बना ये दरबार अनोखा है, जिसकी बनावट मन मोह लेती है। मंदिर के शिखर पर लहराती भगवा पताका दूर से ही इशारा दे देती है कि मां का दरबार नजदीक है। मां के दरबार में जय अंबे जगदम्बे के जयकारे लगते रहते हैं। हर भक्त की आंखों में मां के दर्शन की लालसा रहती है और मन में मां के प्रति आस्था। वैसे तो मां का यह सिद्ध धाम साल के हर दिन भक्तों से भरा रहता है, लेकिन नवरात्र में यहाँ मां से मिलने के लिए भक्तों का रेला सा उमड़ पड़ता है। मां का ये दरबार सिद्ध धाम होने के साथ साथ शक्तिपीठ भी है। पौराणिक मान्यता है कि मां अंबा का ये वही दरबार है जहां मां सती का हृदय स्थल गिरा था, लेकिन स्थानीय मान्यता है कि इसी दरबार से जुड़ी है एक राक्षस की कथा भी, जिसने मां से वरदान पाकर अपने नाम को अमर कर लिया। देवी प्रपन्नारे प्रसीदा प्रसीद मातर जगतो अखिलेश प्रसीद विशेष वही पारि विश्वम। मां दुर्गा का ये धाम सिद्ध है, दिव्य है, अनोखा है। मां दुर्गा की शक्तियां इस धाम में एक शक्ति यंत्र में विराजती हैं। मान्यता तो ये भी है कि 51 शक्तिपीठों में माता का ये दरबार सबसे ज्यादा सुंदर है। सफेद संगमरमर से बना ये धाम सभी नक्षत्रों में सूर्य की तरह दमकता है। वैसे तो वेद भी माता का गुणगान करते हैं, लेकिन मां सती की कथा कहती है कि यही वो स्थान है जहां माता रानी का हृदय गिरा था। माँ ने अपना देह अग्नि में त्याग दिया, तो ये बात भगवान शिव जी को मालूम पड़े, तो भगवान शिव जी तुरंत वहाँ आए और माँ पार्वती के देह को लेके तांडव करने लगे। ये तांडव करने लगे तो सभी देवी देवताओं भयभीत हो गए और उनको लगा कि पृथ्वी का प्रलय हो जाएगा। तो सभी देवी देवताओं भगवान विष्णु जी के पास गए, उनसे प्रार्थना की, तो भगवान विष्णु भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र जो था वो माँ पार्वती के ऊपर छोड़ा, तो वो पार्वती मैया के वो सुदर्शन चक्र लगा, तो उसके 51
टुकड़े हुए और जहाँ जहाँ टुकड़े गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ की स्थापना हुई। ये माँ भगवती अम्बा जी का स्थान है। यहाँ मैया का हृदय गिरा है और ये मैया के हृदय से जानी जाती है और यहाँ आने वाले सभी भक्तों के माँ जगदम्बा के रूप में वो सभी की मनोकामना परिपूर्ण करती है। इसीलिए इस धाम की मान्यता सबसे ज्यादा है। कलयुग में तो माता साक्षात भक्तों का कल्याण कर रही हैं। लेकिन माता रानी का इतिहास रामायण से भी जुड़ता है और महाभारत से भी। सीता हरण के बाद भगवान राम ने मां अंबा की आराधना आबू के जंगलों में भी की थी। भगवान राम की उपासना से प्रसन्न होकर मां ने भगवान को अजेय बाण दिया था और उसी बाण से भगवान ने रावण का वध किया था। द्वापर युग में रुक्मणी ने भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए मां अंबा की उपासना की थी। लेकिन महाभारत की कथा कहती है कि अज्ञातवास में पांडवों ने मां अंबा की आराधना उपासना यहीं की थी, जिसके बाद भीमसेन को माता रानी ने विजय माला दी और अर्जुन को महाराज विराट के राज में वृहंगला बनकर अज्ञातवास काटने के लिए दिव्य भेष का भेंट दिया था। मां अंबा ने इस धाम में स्थान क्यों लिया? इसके पीछे की कथा कहती है कि मां दुर्गा ने यहाँ आरासुर नाम के राक्षस का अंत किया। लेकिन जब मां ने राक्षस से उसकी अंतिम इच्छा पूछी तो उसने मां से पहले यहाँ उसका नाम लिया जाए ऐसी इच्छा जाहिर की। तब से माता रानी के इस तीर्थ को आरासुर अंबाजी तीर्थ कहा जाने लगा। मंदिर में ऐतिहासिक रूप से कोई मूर्ति या फोटो नहीं है, लेकिन अंदर की दीवार क्षेत्र में चित्रण अंकित किया गया है एक शक्ति यंत्र का। वहीं माता की दीप्तिमान छवि निखरती नजर आती है। उसके पास दीवार में एक नॉर्मल सा गोख दिखाई देता है, जहां प्रसिद्ध स्वर्ण श्री यंत्र स्थापित है। इसमें 51 पवित्र बीज अक्षर अंकित हैं। यंत्र की बहुत बारीकी से पूजा और अर्चना होती है, लेकिन उसकी तस्वीर लेना वर्जित है। यंत्र की पूजा भी यहाँ के मंदिर आंखों पे सफेद पट्टी बांध के करते हैं। सवेरे यंत्र के बाल रूप की, दोपहर में यौवन स्वरूप की और शाम को प्रौढ़ स्वरूप की पूजा का विधान है। मां अंबा का ये मंदिर अपनी नक्काशी और स्वर्ण कलशों के लिए काफी प्रसिद्ध है और कहते हैं कि एक बार जो भक्त माता के इस दरबार में आ जाता है वो माता के इसी दरबार का होकर रह जाता है। मां अंबा के इस दरबार में हर एक की मन्नत पूरी होती है। मंदिर में आंगन, शक्ति द्वार, गर्भगृह और निज मंदिर मौजूद है। वो हमारी हिंदू संस्कृति और परंपराओं का प्रदर्शन करती हैं। मंदिर के शीर्ष पर 103 फीट की ऊंचाई पर राजसी कलश की स्थापना है, जिसका वजन 3 टन का बताया जाता है, जो संगमरमर से बना हुआ है। उस पर शुद्ध सोना चढ़ाया गया। उसके साथ माता रानी का पवित्र ध्वज और त्रिशूल भी जुड़ा हुआ है। हर रोज सुबह माता का मंदिर यंत्र के दर्शन के लिए खुलता है। माता रानी की आरती सवेरे 7 बजे से 8 बजे तक होती है। दोपहर में 12 बजे राजभोग आरती होती है। माता की संध्या आरती शाम 7 बजे से 7:30 बजे तक होती है। कमेश्वरी देवी चराचरस्य तम वैष्णवी शक्तिरंताय वीरा। नवरात्र में घट स्थापना के साथ साथ इस मंदिर में दुर्गा सप्तशती का पाठ अनुष्ठान होता है। सर्वशाति हरे देवी नारायणी। मंदिर के पास ही गब्बर की पहाड़ी है। यहाँ माँ के चरण के निशान और रथ के पहिए के चिन्ह मिलते हैं। इस पहाड़ी पर माँ की पताकाएं, माता की लाल चुनरी लोगों के आकर्षण का विषय रहते हैं। अंबा जी के दर्शन करने के बाद
श्रद्धालु हमेशा ही गब्बर पर्वत पर स्थित माता के दर्शन करने जरूर आते हैं। गुजरात में एक तरह से ये परंपरा बन चुकी है कि गब्बर पर्वत पर माता की दर्शन किए बगैर मां अंबा जी के दर्शन पूरे नहीं माने जाते। माता के इस दरबार में मां भक्तों को कामना पूर्ति का प्रसाद तो देती ही हैं, लेकिन इस दरबार में मिलने वाला माता की चक्की का प्रसाद भक्तों को और भी आनंदित कर जाता है। हर साल हम आते हैं और हमारी माता जी हमारी साधना पूरी करती है, हमारी मन्नत पूरी करती है और हमको दिल को बहुत खुशी मिलती है। जय बोल शेरा वाली मैया की जय। हम बड़ी आस्था से आते हैं, दूर अजमेर से आए हैं, बड़ी श्रद्धा लेके हर साल आते हैं। हमारी भगवान हर बार माता जी पूरी करती है, इसलिए हमारी आस्था बढ़ती जाती है। श्री अम्बे मात की जय। हम अंबा जी में हर साल आते हैं। इस साल नवरात्रि में आए रहे दर्शन करने। हमारी मनोकामना माता जी के दर्शन से पूर्ण होती है। बहुत भक्ति भाव से दर्शन करते हैं। आध्यात्म के साथ साथ माता के इस दरबार में लाइट और साउंड शो का आनंद भी मिलता है, जो मां के इस दरबार को स्वर्ग से भी सुंदर बना देता है। नवरात्र के 8वें दिन मां के 8वें स्वरूप महागौरी की उपासना की जाती है। मां का स्वरूप चतुर्भुजी है। मां के एक हाथ में त्रिशूल है तो दूसरा हाथ अभय मुद्राधारी है। मां के तीसरे हाथ में डमरू सुशोभित है और चौथा हाथ वर मुद्रा में है। मां वृषभ पर सवार रहती है। मां का वर्ण गौर श्वेत है। मां महागौरी की पौराणिक कथा कहती है कि अपने पूर्व जन्म में मां ने पार्वती रूप में भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी, जिसके बाद शिव को उन्होंने पति स्वरूप में प्राप्त किया था। शिव जी की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करते हुए मां गौरी का शरीर धूल मिट्टी से ढककर मलिन यानी काला हो गया। जब शिव जी ने गंगा जल से मां के शरीर को धोया, तब गौरी जी का शरीर गौर और दैदीप्यमान हो गया। तब ये देवी महागौरी नाम से विख्यात हुई। मां महागौरी की आराधना से संपूर्ण मनोरथ तो पूरे होते ही हैं, साथ ही मां महागौरी की उपासना से जिनकी कुंडली में विवाह से संबंधित परेशानियां होती हैं, वो दूर हो जाती हैं। मां कुंवारी कन्याओं को शीघ्र प्रसन्न होकर उन्हें मनचाहा जीवन साथी पाने का वरदान देती है। दुर्गा पूजा के 8वें दिन देश भर के दुर्गा पंडालों में विशेष रूप से भक्तों की भीड़ जमा होती है। मान्यता है कि सफेद फूल, दूध से बनी मिठाई और सफेद मक्खन से भोग लगाने से मां को प्रसन्न करना आसान होता है। इससे मां धन प्राप्ति का वरदान तो देती ही हैं, साथ ही पूर्व जन्म के सारे पाप इससे कट जाते हैं। पुण्य संचित होता है, जिससे हर सुख प्राप्त हो जाता है। मां अंबा के दरबार से निकलकर अब चलते हैं आज के धर्म सूत्र की ओर, जो हमारी आस्था और विश्वास के साथ हमारी संस्कृति में घुला हुआ है। हाँ, उपवास का अर्थ है उप माने समीप, वास माने बैठना। भगवान के निकट बैठना उठने को उपवास कहते। उपवास, उपनिषद, उपासना सबका अर्थ है कि परमात्मा के निकट बैठना। तो उपवास माने ऐसा हमारा आहार हो कि हम भगवान की आराधना में शांत चित्त होकर बैठ सके, निकट उनके रह सके। ऐसा नहीं कि उपवास माने कोई आहार परिवर्तन नहीं, जैसे कि वर्तमान में लोग करते हैं कि दाल भात चावल नहीं खाते और उधर कुछ और खा लेते हैं, सिंगाड़े का हलवा खा लेते हैं, फल खा लेते हैं। ऐसा नहीं है। उपवास माने अल्पाहार करना, जिससे कि आलस्य ना आए और हम आराधना नियमित रूप से अच्छी तरह से कर सके, भगवान के निकट हम रह सके। तो प्रार्थना हो स्वीकार में आज का हमारा सफर यहीं समाप्त होता है। फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकर चलेंगे आपको एक और धार्मिक स्थल की तीर्थ यात्रा पर। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
शहर शहर मुद्दों का उफान बा, नेताजी के चेहरे पर तनाव बा, जनता के मन में सवाल बा। देश भर से आवाज उठी है कि स्कूल खुले अब, कोरोना का खतरा है, सरकारें समीक्षा के मोड में हैं। शिक्षा मंत्रालय राज्यों के साथ मंथन में जुटा है कि स्कूल खोले जाएं या नहीं। सरकार असमंजस में है कि ऐसे मुश्किल वक्त में स्कूल खोला जाना सही होगा या नहीं, लेकिन बच्चे, शिक्षक और अभिभावक एक मत हैं और एक सुर में कह रहे हैं कि स्कूल खुले अब। देश भर में मांग उठी है स्कूल खुले अब, और यही वजह है कि स्कूल खोलने को लेकर राज्यों के साथ शिक्षा मंत्रालय मंथन कर रहा है, जिसके लिए केंद्र ने राज्यों से बच्चों के वैक्सीनेशन का डेटा भी मांगा है। हालांकि सरकारों में असमंजस है कि स्कूल खोलने का फैसला कोविड को देखते हुए सही होगा या नहीं, लेकिन स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स इस मामले में एक मत हैं और उनकी मांग यही है कि स्कूल खुले अब। एक तरफ ओमिक्रॉन का बढ़ता खतरा, दूसरी तरफ बच्चों के स्कूल खोलने की मांग। देश के सभी राज्य अब इसी पर मंथन में लगे हैं कि स्कूलों को खोला जाना सही होगा या नहीं। हालांकि राज्यों को निर्णय खुद लेना होगा, सरकारें फिलहाल मंथन मोड में हैं। सरकारी मंथन के बीच देश भर के बच्चे, अभिभावक और टीचर्स की मांग है स्कूल खुले अब। राजस्थान में राज्य सरकार ने स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया, लेकिन अभिभावकों का मानना है कि सरकार को अब कम से कम 50% क्षमता के साथ स्कूल खोल देने चाहिए। कई वर्किंग पेरेंट्स को काम के साथ बच्चों की केयर करना मुश्किल हो रहा है और वो चाहते हैं कि बच्चे स्कूल जाएं। बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद जानते हो कि कितनी ज़्यादा होती है, और उसके ऊपर से स्कूल वर्किंग होने की वजह से स्कूल में जॉब और बाकी सब चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपके ऊपर है। अलॉन्ग विद इट अगर हमारे पास इनकी एजुकेशन का काम भी आ जाता है, ऑल्दो एजुकेशन का काम हमारे पास तब भी रहता है जब होमवर्क्स आते हैं, बट उस टाइम क्या होता है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स वो क्लास में लर्न करके हमारे पास आते हैं और यहाँ पे हमको बेसिक फ्रॉम ज़ीरो, फ्रॉम स्क्रैच इनको सब कुछ समझा कर फिर वापस करवाना पड़ता है। पेरेंट्स तो पेरेंट्स, यहाँ तक कि टीचर्स भी सोचते हैं कि स्कूल खोला जाना जरूरी है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में टाइम वेस्ट होता है और पढ़ाई वैसी नहीं हो पाती जितनी होनी चाहिए। पेरेंट्स के फोन आते हैं, पेरेंट्स मिलने आते हैं और इनफैक्ट बच्चे भी स्कूल आना चाहते हैं। अब ऑनलाइन एजुकेशन एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन अगर हम इसको एक रेगुलर नियमित बना लें तो वो पॉसिबल नहीं है। यही नहीं, क्या छोटे क्या बड़े सब बच्चे भी स्कूल खोले जाने के इंतजार में हैं और वो ऑनलाइन क्लासेस करने के बिल्कुल भी इच्छुक नहीं हैं। मैं सबसे ज़्यादा अपने स्कूल में वो क्लासेस में सामने टीचर्स को पढ़ाते हुए मिस कर रही हूँ और वो स्कूल का पूरा एटमॉस्फेयर मिस कर रही हूँ। यूपी में कुछ यही आलम है। टीचर्स, बच्चे और अभिभावक सब के सब चाहते हैं कि ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो। वो सवाल करते हैं कि अगर शादियों में मेहमानों की छूट है, रेस्तरां खुल गए हैं, तो स्कूल खोलने में आखिर समस्या क्या है? ऑफलाइन क्लासेस अभी भी हम लोग आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि एक तो सबसे पहली बात हम लोगों का ये क्लास 12th है एंड बोर्ड्स आने वाले हैं, 2 महीने में हम लोग के बोर्ड्स हैं, तो उसकी तैयारी वैसी नहीं हो पा रही है जैसे पहले होती थी। लाइक कोरोना से पहले जो हम लोग की तैयारी होती थी, बोर्ड्स हम लोग ने क्लास 10th के जो बोर्ड्स दिए थे, उस वक्त कोविड हम लोग का उतना था नहीं, तो उस वक्त उस तरीके की जो तैयारी थी, स्कूल में हम जाते थे, टीचर्स रोज़ पेपर्स कराते थे और सब चीज़ें कराते थे। तो उस हिसाब से अगर हम अभी देखें तो ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग उतना ज़्यादा टीचर के साथ इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। हमारे स्कूल वाले अच्छे से प्रिकॉशंस ले रहे हैं, जैसे कि अगर हम लोग 2 फीट की दूरी बना के रखेंगे और हम लोग मास्क पहने रहेंगे और हम लोग सैनिटाइज़र लेके जाएंगे स्कूल, तो हम लोगों को स्कूल जाना चाहिए। और ये सही भी है, क्योंकि जैसे कि हम लोग घर में अगर रह के हम लोग पढ़ते हैं तो ऑनलाइन क्लास में तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है हम लोग में, जैसे कि हम लोग की कभी माइक ख़राब हो जाता है, टेक्निकल इशू हो जाता है, कभी क्लास ज्वाइन नहीं हो पाती है, ऐसे वगैरह के बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते हैं। ऑफलाइन क्लासेस एक बेटर ऑप्शन है, ऑनलाइन एक सब्स्टिट्यूट हो सकता है,
उसका, लेकिन आप उसको परमानेंटली आप सोचे कि पढ़ाई ऑनलाइन मोड पे हो जाए, ये संभव नहीं है। क्योंकि पढ़ाई जो 1 to 1 समझाने से जो बात समझ में आती है, लाइक आप आज इंटरव्यू ले रहे हैं, ऑनलाइन इंटरव्यूज़ लेने में और ऑफलाइन में आपको खुद फ़र्क समझ में आता होगा। जो एक आप सामने वाले को आप बात कन्विंसिंगली बता पा रहे हैं या नहीं बता पा रहे हैं, वो ऑफलाइन में ही समझ में आता है। राजधानी दिल्ली तो पिछले 10 दिनों से कोरोना का पॉजिटिविटी रेट कम होने की गवाह बनी हुई है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने भी संकेत दे दिए हैं कि स्कूल खोले जा सकते हैं और बच्चों की मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए ये जरूरी भी है। वहीं राजधानी में शिक्षकों, अभिभावकों और छात्रों का भी मानना है कि स्कूल अब खुल ही जाने चाहिए। बंगाल सरकार स्कूल खोलने को लेकर तैयार नहीं, लेकिन अभिभावक यहाँ बेसब्री से स्कूल खुलने का इंतजार कर रहे हैं। तो देखा आपने, सरकारें भले ही स्कूल खोलने की इच्छुक नहीं, लेकिन देश भर से जनता की आवाज एक ही है और वो ये कि स्कूल खुले अब। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कोरोना महामारी के चलते लंबे वक्त से यूपी के बंद चल रहे स्कूलों को खोल दिए जाने की मांग न केवल छात्र बल्कि उनके अभिभावक सहित स्कूल के प्रिंसिपल और अध्यापकों ने भी उठानी शुरू कर दी है। वाराणसी में जब कुछ अभिभावक छात्र स्कूल के प्रिंसिपल और टीचरों से जानने की कोशिश की गई तो उन्होंने एक स्वर में स्कूल को वापस खोलने की मांग की। आइए सुनाते हैं आपको क्या कहना है उनका। बच्चों का रोटेशन बिगड़ जाता है, डे टू डे जो सुबह उठने का, उनके हैबिटेंट का और सामाजिक जो लोगों में बिहेव होता है, जो एक दूसरे से मिलना जुलना, इंटेलेक्चुअल्स, ये सब चीज़ें रुक जा रही हैं। और जो पढ़ना चाहिए वो बिल्कुल, पढ़ाई बिल्कुल एक तरह से बंद हो किनारे हो गया है। ऑनलाइन मतलब पढ़ाई में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। एक तो सबसे बड़ी समस्या, मैं आपको अगर पर्सनली अगर अपनी समस्या बताऊं तो मतलब हमारी समस्या है कि मतलब मेरी लड़की के आंख में, उसके आंख के नीचे काले पड़ गए, मतलब फ़ोन को देखते देखते, और उसके आंख से पानी आने लगा, जिसकी वजह से हम अब इस समय ऑनलाइन हम बंद कर दिए पढ़ाना। अभी हम स्कूल वाले कहते हैं लेकिन हम मना कर दे, नहीं हम आँख से खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लगातार मतलब फ़ोन को देखते रहना, उससे आँख पर उसके मतलब इफेक्ट पड़ रहा है, असर पड़ रहा है। और दूसरा ये कि पढ़ाई ढंग से होती नहीं, वो लोग बस स्कूल वाले बस खाली अपनी फॉर्मेलिटी बस खाली पूरा कर रहे हैं। चाहते यही हैं कि कोई ना कोई नया सिस्टम निकले। अगर इस तरीके से स्कूल बंद चलते रहेंगे तो फिर मतलब पढ़ाई कोई मतलब है ही नहीं। पढ़ाई ऑनलाइन से मतलब बच्चे के तो आँख भी असर पड़ रही है, फिर 1 ही 2 घंटा पढ़ाई होगा, फिर एग्ज़ाम भी है, इधर टेस्ट भी है, पर ज़्यादा लोड हम ही लोग ऊपर पड़ जाती है। बेसिकली हमारी जो क्वेरीज वगैरह होती है वो पूरी नहीं हो पा रही है, मतलब ऑनलाइन नेटवर्क इश्यूज इवन आ रहे हैं, और जो पढ़ाई ऑफलाइन हो सकती है वो कभी भी ऑनलाइन कंप्लीट नहीं हो सकती है, क्योंकि ऑनलाइन में हम आपस में वर्चुअली तो इंटरेक्ट कर नहीं पा रहे हैं, और जो भी हो रहा है हमारा ऑनलाइन में एक वीडियो कॉल से हो रहा है, जिससे कि ऑनलाइन नेटवर्क इश्यूज़ भी आ रहे हैं और भी बहुत ही ज़्यादा फर्दर मुश्किलें आती हैं। बट अगर आप वहीं ऑफलाइन देखा जाए तो हम लोग इंटरेक्ट करके एक दूसरे से क्वेश्चन भी पूछते हैं। इवन जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं वो क्वेश्चन अगर पुटअप करते हैं तो हमारे पास एक मौका रहता है कि वी कैन जस्ट इंटरेक्ट विद ईच अदर, और हम क्वेश्चन एक दूसरे से पुटअप करके वो आंसर कर सकता है और हमारी क्वेरीज एक दूसरे से दूर हो सकती है। पर ऑनलाइन वही चीज़ नेटवर्क के कारण बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। स्कूल बंद होने की वजह से हम लोग अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं, स्कूल आप आ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कोविड की वजह से हम लोग स्कूल आने पेरेंट्स मना कर रहे हैं, और मैम लोग जितना हो सकता है मोबाइल पे ऑनलाइन बता सक रही हैं, लेकिन हम लोग अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं। फिलहाल के लिए तो हम कह सकते हैं कि 10th और 12th वालों को थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो रही है, क्योंकि लास्ट ईयर भी हमारा कोरोना में गया था, 11th भी और 9th भी, तो हमारे बैचेस जो है वो थोड़े बिगड़े थे एंड हमारा बेस भी वीक हो गया था। हम लोग यही चाहते हैं कि स्कूल्स खुल जाए ताकि हमारी पढ़ाई वापस रेगुलर बेसिस पे आ जाए, ताकि हम लोग थोड़ा सा ऐसा कुछ कोप अप कर सके, ताकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ सके एटलीस्ट। सर स्कूल खुलने चाहिए, थोड़ी भले 50% के साथ ही सरकार खोल दे, क्योंकि जैसे कि हम देख रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स एंड ऑफ मार्च या अप्रैल में होने वाले हैं, तो ऐसे में मोस्टली हमारे यूपी गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं होता है, तो ऐसे में बच्चे ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ नहीं पाते, जो मेरे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम टीचर्स चाह के भी बच्चों के पास प्रॉपर लिसनिंग नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग आमने सामने बच्चों को बैठा के जब पढ़ाते हैं तो बच्चों का हम लोग को रिस्पांस मिलता है। अभी हम लोग डाल रहे हैं, लेकिन बच्चे डेली कुछ ना कुछ नंबर चेंज कर देते हैं, डेली का ही काम है, मैडम ये नंबर ऐड कर लीजिए, मैडम ये नंबर ऐड कर लीजिए। बहुत से बच्चों के पास मोबाइल है ही नहीं, तो पढ़ भी नहीं पाते, तो हम जो बताना चाहते हैं बता नहीं पाते, तो बच्चे भी परेशान हैं, हम भी परेशान हैं। बच्चे जैसे फिज़िकल कांटेक्ट वाले गेम हो गए वो तो बिल्कुल ही बंद हो गए हैं कोविड प्रोटोकॉल के कारण, और बच्चे क्लासेस करते हैं जूम क्लासेस पे, उस पे करते हैं, लेकिन वो योगासन से ज़्यादा कुछ और सीख नहीं पाते हैं। और फिज़िकल एक्टिविटी ज़्यादातर स्कूल के अंदर ही हो सकती है बच्चों के साथ, जो हो नहीं पा रही है इस समय। घर में एक ही मोबाइल होता है,
हाँ, वो होता है पापा के पास। बच्चे उसको देख नहीं पाते हैं और डायरेक्ट हम लोग ऐसे पढ़ा भी नहीं पाते हैं। हम जब भी होता है तो व्हाट्सएप पे हम कुछ रिकॉर्ड करके बच्चों को भेजते हैं, या कोई चीज़ें हैं जिसका फ़ोटो खींच के भेजते हैं, और वो बच्चों को मिले टाइम से कि ना मिले, इसका भी दिक्कत होता है। तो फिलहाल मेरे यानी आदित्य के साथ बस उतना ही, लेकिन देश भर से आई और खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज़ टुडे।